पाथम जी, आप सेना में रहे और आपने साहित्यिक कविताएं भी लिखी। ये कैसे संभव हुआ? मैंने कोशिश की कि वर्दी की नौकरी होते हुए भी उन अपनी कोमल भावनाओं को मैं संजो कर रखूं। जो मेरे सरोकार हैं, जो मेरी सोच है, जो चीज़ों से मैं नफरत करता हूँ, उन सब को मैं किसी तरीके से भी कागज पे लेके आऊं, लोग उनके बारे में जानें। कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हुए, बहुत दुर्गम इलाकों में भी, कश्मीर के हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे वो गुजरात का रन ऑफ कच्छ जैसा जो है डिफ़िकल्ट एरिया हो, लेकिन मैंने अपनी कलम को विराम नहीं दिया। मैंने कोशिश की कि चाहे थोड़ा सा ही हो, लिखता रहूं। उससे एक लाभ मेरे को ये ज़रूर हुआ कि जिस तरह से कहते हैं कि वर्दी में आदमी बहुत क्रूर हो जाता है, उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं, हुक्म का गुलाम हो जाता है, बहुत सारे गलत काम भी होते हैं, लेकिन शायद ये मेरी कविताएं थी या मेरी आदत थी लिखने पढ़ने की, जिन्होंने इन सब चीज़ों से मुझको बहुत दूर रखा। मैंने कोशिश की कि मैं अपने वर्दी के अनुशासन में तो रहूं, जो मैंने कसम खाई है, जो अपने देश की रक्षा के लिए जो काम मुझे करना है वो करूं, लेकिन उसको करते हुए मैं कोई ऐसा गलत काम ना कर दूं कि देश के ऊपर भी अगर मानवता है तो कुछ मेरे पे ऐसा लांछन लगे कि देश को जो है मैंने सर्वोपरि रखा और मानवता को जो है नीचे फेंक दिया। पाथम जी, आपके बचपन की कोई ऐसी स्मृति हो जो आपको बहुत ज़्यादा याद आती हो? अगर ऐसी कोई स्मृति हो जो आप दर्शकों से साझा करना चाहते हो, तो वो बताइए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा। जब मैं 5वीं तक जो है म्यूनिसपैलिटी के स्कूल से पढ़ के जिस स्कूल में गया, तो स्कूल थोड़ा उस तरह का था जहाँ पे रईस लोगों के बच्चे आए थे, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे आए थे। शायद मैं उन सब में जो है सबसे गरीब परिवार का बच्चा था। तो अक्सर मैं देखता था कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए पिताजी कितने चिंतित रहते थे, लेकिन एक दिन जो है चुपचाप से मैंने अपनी माँ को अपने पिताजी से कुछ ज़बरदस्ती करते हुए देखा कि पिताजी मान नहीं रहे हैं और माँ कह रही हैं कि ये करिए। ये था कि शायद कहीं हमको जाना था, वहाँ के लिए कुछ पैसे जमा करने थे स्कूल में, पैसे थे ही नहीं। तो मेरी अम्मा कह बाबूजी को कह रही थी कि ये उनका जो एक चांदी के एक आध दो ही तो जेवर थे उनके पास में, गर्दन आए, इसको गिरवी रख के आ जाओ। बाबूजी को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वो कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं करूँगा मैं। वो ज़बरदस्ती कर रही थी कि नहीं, इसको भेजना है और बाकी बच्चे जाएंगे, ये नहीं जाएगा, तो इसकी जो है वो दिमाग पे गलत असर पड़ेगा। वो दिन था। रोज तो देखता रहता था छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन उस दिन मैंने अपनी माँ को, अम्मा को और बाबूजी को, दोनों को लिटरली रोते हुए देखा। जाने अनजाने में शायद उसी समय मैं एक ऐसा दृढ़ निश्चय से कर लिया था कि इतना अच्छे से पढ़ूंगा मैं,
इतने अच्छे से काम करूँगा कि मेरे माँ बाप ने जो संघर्ष करे हैं, ये जिस तरह से मजबूरियों में मुझको पढ़ा रहे हैं, मैं एक तरह से जो है उन आंसुओं का कर्ज चुकाना चाहता था। आपके माता पिता ने बहुत ही कठिनाइयों से आपकी शिक्षा पूरी कराई और आपने भी बहुत मेहनत की। इसी का परिणाम है जो आज आप इस मुकाम तक पहुँचे। बाथम जी, आपने कविताओं के साथ साथ गद्य भी लिखा है और कई डायरियाँ भी लिखी हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, गद्य का तो मैंने बताया कि दो बड़ी बड़ी अच्छी पुस्तकें जो आई और दोनों पुरस्कृत हुई। पहली पुस्तक का तो मैंने जिक्र किया कि आतंकवाद, चुनौती और संघर्ष। इसके अगर बारे में मैं बताऊं तो सन 1985 में ब्लैक कैट्स, जिसको कहते हैं आप लोग, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई। आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था और जब मैं ब्लैक कैट्स कमांडो के तौर पे वहाँ पे गया तो मैंने इस विषय को पढ़ना चाहा, इसके बारे में, इसकी बारीकियों को जानना चाहा, क्योंकि पूरा देश इस समस्या से पूरी तरीके से जूझ रहा था। पूरा देश क्या, विश्व ही पूरा जूझ रहा था। तो मैं जब भी लाइब्रेरी में जाता था या और मित्रों से किताबें लेके पढ़ता था तो सब अंग्रेजी में हुआ करती थी। मैंने उसी समय निश्चय किया कि जो देश जिस समस्या से इतना ग्रसित है और जिसमें ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी बोलने वाले हैं या हिंदी समझने वाले हैं, उसी भाषा में कोई अच्छी किताब नहीं है। तो ये किताब जो है उसी एक निश्चय का उसकी परिणति थी कि मैं हिंदी में लिखूंगा ताकि लोग जो है आतंकवाद के बारे में जान सकें कि समस्या क्या है। कुछ उसमें अपने सुझाव भी दिए हैं मैंने, कुछ और विदेशों के बारे में भी, वहाँ समस्या हमारे यहाँ से कैसे अलग है, इसके बारे में मैंने बताया। एक किताब तो मेरी है, दूसरी जो है वो मानवाधिकार के बारे में है। वो भी पुरस्कृत किताब है। मानवाधिकार आयोग ने सृजनात्मक लेखन के लिए उस किताब को पुरस्कृत किया। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी आतंकवाद होता है वहाँ मानवाधिकारों का हनन होता है। चाहे वो मानवाधिकारों का हनन हम लोग करें, मतलब सैन्य बल करें, पुलिस करे, या आतंकवादी करें, या शासन और प्रशासन करे। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम है कि जिसमें ये कह देना कि इस समस्या से जूझ रहे लोगों को और इसके जो है वो समाधान करने के प्रोसेस में मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा, शायद जो है सच्चाई से मुंह मोड़ना है। तो ये किताब में मैंने मानवाधिकारों के बारे में, वो क्या है, कैसे उसका हनन होता है, सैन्य बल कैसे करते हैं, और दूसरे उन सैन्य बलों के भी मानवाधिकार हैं, उनका हनन आतंकवादी कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों को लिखने की कोशिश की। तो दो तो ये प्रोज की पुस्तकें हैं। बाकी इंग्लिश में भी मेरा प्रोज आया है, कुछ संपादन किया है मैंने। फिर आपने डायरी के बारे में पूछा। डायरी तो मेरे जीवन का एक हिस्सा रही है। कॉलेज में बहुत छोटा छोटा सा लिखा करता था और वो डिफरेंट तरह की वो थी, लेकिन इस वर्दी वाली नौकरी में मैंने अपने दिन भर के जितने भी अच्छे खट्टे मीठे अनुभव होते थे उसको शाम को या रात को जब भी ऑपरेशन से या ड्यूटी से आना, मैंने कोशिश की कि उसको जो है थोड़ा बहुत लिखा जाए। जब समय नहीं हुआ तो छोटे में लिख लिया, जब उसको पॉइंट्स नोट कर लिए
जब समय मिला तो उसको विस्तार दे दिया। डायरी की जो है वो अभी तक कोई छोटी छोटी उसमें हिस्से प्रकाशित होते रहे हैं, लेकिन पुस्तक रूप में अभी तक नहीं आई है। मेरी कोशिश है मेरी डायरी एक किताब के रूप में आए। अभी आपने बताया कि आपने गद्य भी लिखा है और कई डायरियाँ भी लिखी हैं, तो डायरी का कोई ऐसा हिस्सा जो आपको हमेशा याद रहता हो, अगर ऐसा कुछ हो तो वो बताइए। अब देखिए, डायरी तो जो है वो मैं जहाँ जहाँ भी रहा, कश्मीर में रहा तो वहाँ कविताएं भी लिखी मैंने, डायरी भी लिखी। नॉर्थ ईस्ट में रहा वहाँ पे भी लिखा, और गुजरात है, राजस्थान है, तो डायरी जो है वो हर जगह पर मैंने लिखी। और उसको सुनाने शायद बैठ जाऊंगा तो समय इतना इजाज़त नहीं देगा, लेकिन आपने कहा है तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, स्वर्णिम दिन था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक मुनाबाव जगह है हमारे यहाँ और पाकिस्तान में खोखरा पार है, वहाँ की जो ट्रेन काफ़ी बरसों से बंद थी, जब वो शुरू हुई तो जो है वो अद्भुत क्षण थे वो। तो उसके जो है मैंने बड़े विस्तार से डायरी लिखी है, और जो है वो रोज़ आके खुश होता था कि कितना अच्छा हो रहा है, कितने अच्छे संबंध जो है स्थापित हो रहे हैं। उसका एक छोटा सा अंश जो है वो मैं सुनाता हूँ जी। आज 18 फरवरी है। रेत के कणों से अटखेलियाँ करती हवा कितनी मखमली और ख़ास होती है, ये कम लोग जानते हैं। जानते हैं तो कुछ यहाँ के लोकल लोग, कोई सैलानी जो रात को कभी यहाँ ठहरे हों, या फिर मैं। कम लोग यहाँ की खूबियों को जानते हैं। खूब अच्छी सुकून भरी रात थी कल। सरहद पर अक्सर सपने आते ही नहीं, और जो आते हैं उनकी कल्पना न करना ही अच्छा है। पर कल रात बहुत सारे सुखद सपनों की रात थी। मैंने उन्हें आंखें खोले देखा, और फिर गहरी नींद में भी। आज कुछ बरसों से लगातार देखे सपनों के साकार होने का दिन है। रेल की पटरियों पर 1965 के भारत पाक युद्ध में हुई हवाई बमबारी के जख्म कुछ दिन पहले तक मौजूद थे। मेरी आंखों में ये कांटों की तरह चुभते रहे हैं। इसलिए नहीं कि वहाँ बमबारी हुई थी, इसलिए कि गुलामी और राजशाही में जो रेल दौड़ती थी, दो आज़ाद मुल्कों में दम तोड़ चुकी है। लोगों का दुख सुख में आना जाना, नाते रिश्तों से मिलना, पुराने किस्सों में जीना और यादों को ताज़ा करना बंद हो गया है। सिंध मेल के नाम से जाने वाली रेलगाड़ी अब बंद है। बम्बई के बाद इसके लंबे रास्ते पर जाने वाले अहमदाबाद, पालनपुर, मारवाड़, पाली, जोधपुर, नून, बाड़मेर, मुनाबाव ही नहीं, खोखरा पार, मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची तक पर एक मातम सा छाया हुआ है। दोनों तरफ के लोग पाकिस्तानी फाइटर जेटों को कोसते हैं। उन्हें इन ट्रेन की शांत पड़ी पटरियों से क्या बैर था जो इन पर बमबारी की। किसी भी टूटी बिखरी चीज़ को संवारने या पुनर्जीवित करने की उम्मीदों की सांसें, पुनर्जीवित करने में कितनी कुर्बानियाँ देनी होती हैं। एक और बड़ा युद्ध हुआ, शिमला समझौता हुआ, पुनर्जीवन की उम्मीदों की सांसें आती जाती रहीं। गनीमत है कुछ समझदारों ने इन उम्मीदों को मरने नहीं दिया। दोनों तरफ नई पटरियां बिछने से ऐसा लगा मानो किसी मुरझाए पेड़ की शाखों पर फिर कोपले फूटने लगी हैं और हरियाली आने को है। पर इसे हरियाणे में 41 साल लग गए। 1965 में बंद पड़ी ये रेल अब फिर नई पटरियों पर बहाल होने को है। खुदा करे अब यहाँ कभी पतझड़ का साया न बढ़ रहा है। बहुत खूब। 2015 में मैं वर्दी की नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ, और उसके बाद में जो मैंने सोचा था कि पूरी रिटायरमेंट की लाइफ पढ़ने लिखने में या समाज सेवा में लगाऊंगा, तो कुछ ऐसे मौके मेरे को मिल रहे हैं जो
इन्हीं कामों में मैं अपने आप को व्यस्त रख रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ। जो सुविधाएं नौकरी के समय में रहते हुए थी शायद वो नहीं है। बाज़ार जाना पड़ता है, कोई टाइपिंग कराना पड़ती है, फिर फ़ोटो स्टेट कराना पड़ते हैं, लेकिन वो सब जो है मेरे को इस आज की जो सेकेंड इनिंग में खेल रहा हूँ उसमें व्यस्त रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ नए नए कार्यक्रम, कुछ नई नई संस्थाओं से जुड़ना, कुछ लोगों की मदद करना, ये सब जो है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी अनोखी और नई परिकल्पना सामने आई है, जिसमें जो एक समाज का खास वंचित वर्ग है, उसके सरोकार हैं, उनकी समस्याएं हैं, उसके साथ साथ जो पर्यावरण को जो हानि पहुंचाई जा रही है और उसे किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है या उसके लिए क्या किया जा सकता है, इन सब को लेकर एक जल भूमि संरक्षण परिषद का गठन हुआ है। मैं संरक्षक के तौर पे उस परिषद में अपना कुछ समय दे रहा हूँ ताकि इस बहुत बड़े विश्व में जो पर्यावरण की समस्या मुँह बाए खड़ी है और जिसमें मानव का अस्तित्व ही खतरे में है। रोज़ रोज़ आप देखते हैं कभी पहाड़ों में, कभी दूसरे कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूस्खलन हो रहे हैं, कहीं हिमस्खलन हो रहे हैं, तो उसमें कुछ अपना योगदान दे सकूं। फिर गरीब वंचित लोग हैं, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे बड़े बड़े बांध बन जाते हैं, उसके आगे जो नदी सूखी रहती है, मीलों तक वहाँ जो रहने वाले बेरोजगार हो जाते हैं, जहाँ बांध बन जाते हैं उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है, थोड़ा सा कुछ कंपनसेशन दे दिया जाता है। तो उनकी कितनी मुश्किल ज़िंदगी वो जी रहे हैं, उसके लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए इस परिषद का गठन हुआ है। मैं उसमें भरपूर हर तरह से सहयोग कर रहा हूँ और अपना समय उसमें दे रहा हूँ। बाथम जी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा बताइए। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा नहीं लगा तो हमें कमेंट द्वारा बताइए कि आपको किस वजह से हमारा एपिसोड अच्छा नहीं लगा, तो हम अपने एपिसोड में और सुधार लाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे दबाइए, जिससे हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।